नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक विद सॉल्यूशन के साथ एमसीक्यूज को हम करते हुए हिंदी साहित्य से संबंधित आज की क्लास की हम कर लेते हैं शुरुआत। क्योंकि आप सभी को पता है, निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। इसी उद्देश्य के साथ हर रोज हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन करने की हम कोशिश करते हैं उनके विद सॉल्यूशन के साथ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार रहेगी। चाहे आप DSSP की परीक्षा देने जा रहे हो, टीजीटी पीजीटी, या फिर EMRS की परीक्षा देने जा रहे हो, तो सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेगी भाई ये क्लास। क्योंकि हम समझ बेस के साथ प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि आप उस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट जो है, तथ्य, इंपॉर्टेंट तथ्य लिख भी सको और आपको अधिक से अधिक बार रिवीजन होने के साथ आपको वे याद भी रहे। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 51 से। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में है? तो यहाँ पर कुछ उपन्यास दिए गए हैं और पूछा गया है कि नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख हमें किस उपन्यास में मिलता है? शैलुष में, लीला चांद में, कब तक पुकारूं में, या कपूरे में कैद में? तो आंसर हो जाएगा हमारा कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं उपन्यास किसका उपन्यास है? ये राघव जी का उपन्यास है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और इस उपन्यास में जो है, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो देखते हैं और कुछ इससे जुड़े हुए तथ्य हैं। रागे राघव का जन्म की बात करें तो 17 जनवरी 1923 को इनका जन्म हुआ। 12 सितंबर 1962 में इनका देहांत हो गया। ये रागे राघव जी की बात करते हैं तो ये एक साथ उपन्यासकार भी रहे हैं, कहानी भी इन्होंने लिखी है, निबंधकार भी रहे हैं, आलोचक भी रहे हैं, नाटककार भी रहे हैं, कवि भी रहे हैं, इतिहास वेत्ता भी रहे हैं और रिपोर्ट तराज लेखक भी रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि इन्होंने जो है हिंदी लेखन में लगभग जो है हर विधा पर अपनी लेखनी चलाई है। पर लेखनी चलाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो उपन्यासकार के रूप में भी ये प्रसिद्ध रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, तत्कालीन जयराम पेशा नटकरों की संस्कृति पर आधारित एक सफल आंचलिक उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। शिव प्रसाद सिंह ने अपनी पुत्री के जीवन की करुण कथा को केंद्रित करके किस उपन्यास की रचना की है? तो शिव प्रसाद सिंह के ही उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं। सभी उपन्यास गली आगे मुड़ती है, मंजूषिमा, अलग अलग वेतरणी और कोहरे में युद्ध, ये इन उपन्यासों को आपको ध्यान रखना है। ये सभी उपन्यास शिव प्रसाद सिंह के हैं। और इसके साथ ही आपको ये बताना है, यहाँ पर पुत्री के जीवन की करुण कथा इनमें से किस उपन्यास में हमें देखने को मिलती है? पुत्री के जीवन की करुण कथा को केंद्र में किस उपन्यास को बनाया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा मंजूषिमा। इसके अलावा और बात कर लेते हैं शिव प्रसाद सिंह की और अन्य प्रमुख रचनाएं। नीला चांद काफी प्रसिद्ध रचना है। नीला चांद कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। करमनाशा की हार, ये दोनों रचनाएं काफी प्रसिद्ध है शिव प्रसाद सिंह की, याद रखनी है आपको। धतूरे का फूल, दिल्ली दूर है और कोहरे में युद्ध, ये सभी रचनाएं शिव प्रसाद सिंह की हैं। इनको बार बार रिवाइज कर लेना है। भाषा रही है इनकी हिंदी। पृष्ठभूमि की बात करें तो वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर भी रहे हैं। किसकी बात हो रही है? शिव प्रसाद सितारे की। सॉरी भाई, शिव प्रसाद सिंह के, शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात नहीं हो रही, शिव प्रसाद सिंह की बात हो रही है। तो एक दूसरे से मिलते जुलते नाम होते हैं तो उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल, इन दोनों को भी की भी रचनाओं को आपको अलग अलग ध्यान रखना है। कई बार हम मिक्स कर लेते हैं तो ऑप्शन में जब जल्दबाजी में हम प्रश्नों को पढ़ते हैं तो आंसर हमारा गलत हो जाता है। आते हुए प्रश्न ही हमारे जो है गलत होते हैं, इसलिए हमारे जो है मार्क्स कट जाते हैं और पॉइंटों से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। जैसे कि DSSB में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो अभी हाल ही में होने वाली जो परीक्षा आगे है EMRS की, इसमें
3 नेगेटिव मार्किंग है, 1% पर आपका इतना नंबर कट सकता है। तो इसी तरह आपको हर एक प्रश्नों को, हर एक तथ्यों को ध्यान से पढ़ते हुए, समझते हुए, उनकी बार बार रिवीजन करते हुए चलना है। यही हमारा उद्देश्य है, तथ्यों को समझ के साथ पढ़ना और बार बार उनकी रिवीजन करना, ताकि आप जब परीक्षा में बैठो तो किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करो। और एक बात और कहना चाहूंगी भाई, वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपके क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करते हुए चले, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का इसी तरह मोटिवेशन मिलता रहे। कली आगे मुड़ती है, जो शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। इसमें क्या दिखाया गया है? यह युवा छात्र आंदोलन और विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्थाओं पर आधारित है। तो ये पूछा जा सकता है, शिव प्रसाद सिंह जी के किस उपन्यास में युवा छात्र आंदोलन और विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था को केंद्र में रखा है या व्यवस्थाओं पर आधारित है? तो वह कौन सा उपन्यास है? गली आगे मुड़ती है। और जो है अपनी पुत्री को की करुण कथा को केंद्र में रखकर जो उपन्यास लिखा गया, उसका नाम है मंजूषिमा। ये आपको ध्यान रखना है। सभी तथ्यों को आपको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। प्रसिद्ध उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह का कौन सा? गली आगे मुड़ती है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1974 है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53 पर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 किसे प्राप्त हुआ? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात हो रही है यहाँ पर, और पूछ लिया है 1992 का, तो किसे प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर तो इसमें से हो जाएगा हमारा गिरिराज किशोर को ढाई घर पर। 1992 में जो है गिरिराज किशोर जी को ढाई घर पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा जब हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार की जब हम बात करें, तो सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में दिया गया। और किसे दिया गया? माखन लाल चतुर्वेदी जी को। और इनकी किस रचना पर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा हेम तरंगिणी। तरंगिणी रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, माखनलाल चतुर्वेदी को। इसके अलावा जितने भी हिंदी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं अब तक के, उनका आपको सन भी ध्यान रखना है कि सन मुख्य का सन ध्यान रखना है, जैसे कि गिरिराज किशोर को कब दिया गया, या फिर और कई साहित्यकार हुए हैं जो काफी प्रसिद्ध हुए हैं अपनी रचनाओं के साथ, तो उनके आपको ध्यान रखने हैं। मैं आपको जब साहित्य अकादमी पुरस्कार कराऊंगी तो डिटेल से एक एक का आपको बता दूंगी कि इनका तो जो है आपको अवश्य ही सन याद रखना है। और साथ ही जो है अभी हाल फिलहाल जो साहित्य अकादमी 2024 में प्राप्त हुआ था, एक लेखिका रही है गगन गिल, को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 2024 का मैं जब तक आई बहार, उनके द्वारा ये रचना है। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को दिया गया। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। और उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी के बाद जितने भी हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, सबके नाम आपको ध्यान रखना है, किसको किस रचना पर दिया गया। उनकी जो रचनाएं हैं वे बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। और इसके अलावा जब आप बात करोगे और अन्य ज्ञानपीठ पुरस्कार की, या फिर जो है व्यास सम्मान की, उनकी भी रचनाएं आपको, उनके भी साहित्यकारों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि पुरस्कारों से संबंधित अवश्य ही परीक्षाओं में 3 से 4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उनकी रचनाओं से, तो आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं आगे। इस प्रश्न की जब हम बात कर रहे थे गिरिराज किशोर जी की, तो गिरिराज किशोर जी की और अन्य कुछ इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्यों को हम देख लेते हैं। उपन्यास ढाई घर अत्यंत लोकप्रिय उपन्यास हुआ गिरिराज किशोर का। प्रकाशन वर्ष रहा इस उपन्यास का 1991। मात्र 1 वर्ष बाद ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया था 1992 में। उसके अलावा गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया पहला
गिरमिटिया नामक उपन्यास भी इनके द्वारा, ढाई घर के अलावा एक उपन्यास और है इनका, काफी प्रसिद्ध है, पहला गिरमिटिया, जो काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, गिरिराज किशोर का। और ये पहला गिरमिटिया उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन के अफ्रीका प्रवास पर आधारित रहा है, या पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास महात्मा गांधी के अफ्रीका प्रवास पर आधारित उपन्यास है गिरिराज किशोर जी का। तो आपको ध्यान रखना नाम आएगा पहला गिरमिटिया। तो गिरिराज किशोर जी द्वारा जो नाटक लिखे गए वे भी देख लेते हैं। नरमेध, परजा ही रहने दो, चेहरे चेहरे किसके चेहरे आदि जो है इनके द्वारा रचित नाटक है। केवल मेरा नाम लो, केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयात, काठ की कोप आदि जो है इनके नाटक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ पर हमें असंगत युग्म बताना है। तो कृष्णा शोभती की रचना है सूरजमुखी अंधेरे के, बिल्कुल सही है। रविंद्र कालिया जी द्वारा लिखी गई रचना खुदा सही सलामत है, ये भी बिल्कुल सही है। राजेंद्र यादव जी द्वारा लिखी गई रचना उखड़े हुए लोग है, ये तीनों रचनाएं बिल्कुल सही है। लेकिन भीष्म सानी का ये नहीं है। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता किसके द्वारा रचित है? धर्मवीर भारती जी की रचना है, ये आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य जब हम देखें, गुनाहों का देवता हिंदी उपन्यास गुनाहों का देवता शाब्दिक रूप से अपराधों का देवता है, और धर्मवीर भारती का 1949 में लिखा गया ये इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती के रचनाकार आपको पता ही है, सूफी कवि मंझन की रचना है मधुमालती। सूफी काव्य से संबंधित ये रचना है मधुमालती। करीबन हिजरी 1952 इसका प्रकाशन वर्ष है, और सन 1945 माना जाता है। तो ईस्वी के अकॉर्डिंग देखोगे, सॉरी भाई 1545, 1945 बोल दिया मैंने जल्दबाजी में। तो 1952 हिजरी के अनुसार समय है इसका, और ईस्वी के अनुसार 1545 माना गया है। इसमें लगभग अधिकतर जो है ईस्वी में ही पूछा जाता है, हिजरी में नहीं पूछा जाता, तो आपको ईस्वी में ही ध्यान रखना है। इसमें अनोखी कहानी का समावेश मिलता है। इसमें कनकगिरी नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और महारस नगर नरेश विक्रम राय की कन्या मधुमालती की सुखांत प्रेम कहानी दिखाई गई है। यानी कि सीधी सी बात यह है, आपको ये ध्यान रखना है, मनोहर इस रचना का नायक है और मधुमालती जो है नायिका है। नायक नायिका पूछ लिए जाते हैं, और जितनी भी सूफी रचनाएं हैं लगभग सभी रचनाओं का नाम उनकी जो है नायिका के नाम के आधार पर ही रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस रचना में जो ये रचना है मधुमालती, इसमें जो सब रस महराव रसता कर रहे बखान, तो ये जो है पंक्ति इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कोमल भावनाओं के अनुसार सभी रसों का राजा किसे मानते हैं? श्रृंगार रस को, उसी का वर्णन किया गया है। इसमें इसकी पृष्ठभूमि में प्रेम, राग, ज्ञान और योग का समावेश हमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं। दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक कौन है? दैनिक जो पत्रिका निकाली गई आज, दैनिक रूप से निकाली जाने वाली पत्रिका आज के प्रथम प्रधान संपादक कौन माने गए हैं? तो बाबू राव विष्णु पांडेयकर, तो ये इनके संपादक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई या किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कृष्ण परमहंस ने, स्वामी दयानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, महादेव गोविंद रानडे ने। तो आंसर हो जाएगा हमारा राजा राम मोहन। और कब की गई? 1828 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इससे जुड़े हुए कुछ और तथ्य हम देखें। उन्हें राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत के पिता के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज की भी स्थापना की है। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी, और ब्रह्म समाज का मानना है कि ईश्वर ही सभी का कारण और स्रोत है, इसलिए प्रकृति, पृथ्वी और स्वर्ग उनकी सभी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भगवान की ब्रह्म अवधारणा में अवतार और ध्यान के रूप में
इस तरह के सिद्धांतों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने मूर्ति पूजा को अपमानजनक बताया है और सभी धर्मों और मानवता के एक भगवान है की अवधारणा को उन्होंने उजागर किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 58 58। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है या किस अनुच्छेद में ये इसका उल्लेख किया गया है, बताया गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 343 एक के अंतर्गत ये बताया है। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि जो है देवनागरी होगी, ये बताया गया है 343 एक में। देवनागरी लिपि के विकास हेतु भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के कई सत्रों का प्रयास किया है, जैसे कि 1966 में मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित की गई। 1967 में हिंदी वर्तनी मानकीकरण का भी प्रकाशन हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। और एक बार और कहना चाहूंगी भाई, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करते हुए चले, साथ में कमेंट भी अवश्य करके बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, क्या गौरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक कौन है? क्या गौरी क्या सांवरी नामक जो रचना है संस्मरण, इसके लेखक देवेंद्र सत्यार्थी है भाई। देवेंद्र सत्यार्थी है, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। शांति प्रिया द्विवेदी नहीं है, रामवरक्ष बेनीपुरी भी नहीं है, कन्हैया लाल मिश्र भी नहीं है। देवेंद्र सत्यार्थी का संस के द्वारा रचित क्या गौरी क्या सांवरी। तो आगे बढ़ते हैं। क्या गौरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी है। उन्होंने अपने लोकगीतों के संग्रह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की यात्राओं का वर्णन भावनात्मक शैली में किया है। देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या गौरी क्या सांवरी और रेखाएं बोल उठी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है, काफी बार परीक्षा में पूछी जाती है। क्या रेखाएं बोल उठी इसके द्वारा रचित है। जैसे संग्रह में उन्होंने यात्रा वृत्तांत और लोकगीतों के अनुभव को संजोया है, और यह संस्मरण उनके लोकगीतों को इकट्ठा करने के अनुभवों पर आधारित है, और जिनमें उन्होंने यात्राओं के दौरान लोगों और संस्कृतियों से जुड़ी घटनाओं को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत भी किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 60। तो देखते हैं, यह भी कोई देश है महाराज, यह भी कोई देश है महाराज नामक जो रचना है किस विधा की रचना है? तो ये एक यात्रा साहित्य है। किसके द्वारा रचित है ये हम देख लेते हैं। ये एक रचनाकार हुए हैं अनिल यादव की अनूठी कीर्ति है यह भी कोई देश है महाराज, यात्रा विधा की रचना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, इससे संबंधित कुछ इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो कि परीक्षा की दृष्टि से परीक्षाओं में पूछे जाए। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, किनकी? रामविलास शर्मा जी की। तो जितनी भी रामविलास शर्मा जी की रचनाएं हैं परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बार बार आप रामविलास शर्मा की रचनाओं की रिवीजन करते रहोगे तो अवश्य याद हो जाएंगी। काफी सारी रचनाएं हैं, और DSSB की परीक्षाओं में तो अक्सर पूछी ही जाती है, तो ये आपको ध्यान रखनी है रामविलास शर्मा जी की रचनाएं। तो और अन्य रचनाओं की बात कर लेते हैं हम रामविलास शर्मा की। प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं रामविलास शर्मा जी। इनके द्वारा रचित महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नामक जो कीर्ति है इन्हीं की है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें रामविलास शर्मा जी की, प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना, वेरी इंपॉर्टेंट रचना रही है ये इनकी। भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य का विकास परंपरा, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास तथा बड़े भाई आदि जो है इनकी प्रमुख जो है रचनाएं रही हैं आलोचनात्मक संबंधी। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 62। पूछा गया है साहित्य लोचन किसके द्वारा लिखी गई समीक्षात्मक ग्रंथ है? तो रामचंद्र शुक्ल की है, श्याम सुंदर दास की है, गुलाब राय जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है? तो साहित्य लोचन नामक जो ग्रंथ है वो लिखा है श्याम सुंदर दास जी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अलावा साहित्य लोचन जो ग्रंथ है श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखा गया है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी के ग्रंथ की बात करें तो रस मीमांसा है तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया संपत्ति शास्त्र। और संपत्ति शास्त्र नामक रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का द्वारा लिखी गई। साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास जी का ग्रंथ है। रस मीमांसा जो है रामचंद्र शुक्ल का है। तीनों जो है परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है संपत्ति लता नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई। तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। संपत्ति शास्त्र महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, संपत्ति लता किसकी रचना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 63। पूछा गया है हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? हिंदी नाटक उद्भव विकास के लेखक जो हैं इनमें से डॉक्टर दशरथ ओझा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, राजेंद्र अवस्थी है। इनमें से कोई नहीं। इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है तो मैं डाल दूंगी, देने की कोशिश करूंगी। आंसर हो जाएगा हमारा ए, डॉक्टर दशरथ ओझा। दशरथ ओझा जी द्वारा हिंदी नाटक उद्भव और विकास के पुस्तक के लेखक है। एक पुस्तक है इनकी, और ये भी ध्यान रखना है ये डॉक्टर दशरथ ओझा जी ने इस पुस्तक में जो है लगभग सभी साहित्यकारों ने, सभी लेख जो विद्वान हुए हैं, आलोचक हुए हैं या फिर आचार्य कह सकते हैं, उन्होंने जो भी रचनाएं की हैं उसमें हिंदी नाटक उद्भव और विकास से संबंधी लगभग सभी ने जो है भारतेंदु युग से ही जो है नाटक की शुरुआत मानी जाती है, नाटक का आरंभ बताया है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है कि नाटक के का जो आरंभ है किस युग से माना जाता है। नाटक और निबंध का आरंभ जो है भारतेंदु युग से ही माना जाता है। उपन्यास का भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? अशोक के फूल जो है एक ललित निबंध है। और किसके द्वारा निबंध लिखा गया? आंसर हो जाएगा हमारा डी, तो हजारी प्रसाद जी का है ये, द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध है। इसमें जो है अशोक के वृक्ष और फूल के माध्यम से संस्कृति और साहित्य के उसमें बताया गया है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 65। यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन है? यौवन के द्वार पर निबंध जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा रचित ये निबंध है यौवन के द्वार पर। और एक रचना आत्म कथा संबंधी भी है भाई, डॉक्टर देवराज की, देवराज कह सकते हैं। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसकी। यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। इनके अन्य निबंध है डॉक्टर नगेंद्र जी के आस्था के चरण, चेतना के बिंब, छायावाद की परिभाषा, साधारणीकरण, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां भी आदि रचनाएं इनकी है। यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय जी द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा संबंधी रचना है जो 1970 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रश्न नंबर 66 का। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 66 में क्या पूछा गया है? अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। अर्धनारीश्वर नामक निबंध संग्रह किसके द्वारा रचित है? ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा दिनकर। एक अर्धनारीश्वर रचना जो है विष्णु प्रभाकर जी की भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्धनारीश्वर जो है निबंध संग्रह के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। दिनकर के अन्य निबंध देख लेते हैं। मिट्टी की ओर, उजली आग, रेती के फूल,
वट पीपल, आधुनिकता, बोध आदि जो है जो ये सभी निबंध दिनकर जी के हैं। इसके अलावा शांति प्रिय द्विवेदी के निबंधों की भी रिवीजन कर लेते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध है कवि और काव्य संचारणी, काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जीवन यात्रा, ये शांति प्रिय द्विवेदी की संचारणी अधिक बार पूछा जाता है। आज्ञे जी के निबंध है त्रिशंकु, आत्मनेपद, आल बाल, अद्यतन और लिखे कागज कोरे, ये सभी निबंध जो है आज्ञे जी द्वारा रचित है। उसके अलावा सभी निबंध इम्पोर्टेंट आज्ञे जी के। इसके अलावा जो है वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध की बात करें तो पृथ्वी पुत्र, मातृभूमि और कला और संस्कृति, वेद विद्या, ये सभी जो है वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 67। हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे, यानी कि जो संस्कृत के विद्वान रहे हैं बाण भट्ट और दंडी, तो निबंध लिखते समय उनको ध्यान में रख करके वे निबंध लिखते थे। ऐसे कौन से निबंधकार रहे हैं हिंदी के? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, महावीर प्रसाद जी, गोविंद नारायण मिश्र जी या चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो आंसर हो जाएंगे हमारे गोविंद नारायण मिश्र जी। तो देखते हैं गोविंद नारायण मिश्र से संबंधित कुछ और अन्य तथ्य। गोविंद नारायण मिश्र हिंदी के ऐसे निबंधकार थे जिनके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे। इनके बारे में शुक्ल जी ने, ये कथन भी काफी बार आपको ने पढ़ा होगा और पूछा भी जाता है परीक्षाओं में कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया या किसके संबंध में कहा गया। तो इनके शुक्ल जी द्वारा ये कथन कहा गया गोविंद नारायण मिश्र जी के संबंध में। क्या कहा गया? तो ये कहा है शुक्ल जी ने, इनके गद्य को साया सनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटला समझिए। तो ये कहा गया है शुक्ल जी के द्वारा गोविंद नारायण मिश्र के संबंध में। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, उनके निबंधों के संबंध में ये पूछ लिया जाता है शुक्ल ने ये किनके निबंधों के संबंध में ये कहा है कि इनके गद्य का साया सनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटला समझिए। तो इस प्रकार से कथन संबंधी पॉइंट भी परीक्षाओं में काफी कम से कम 4 से 5 प्रश्न अवश्य पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप DSSB की परीक्षा देने जा रहे हो या फिर कोई अदर TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षा देने जा रहे हो या फिर NTA NET की परीक्षा देने जा रहे हो। तो सभी परीक्षाओं में पंक्ति और कथनों से संबंधित भी भर भर के आजकल प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। और साथ ही जो है प्रकाशन रचनाओं के प्रकाशन वर्ष से संबंधित भी जो है प्रकाशन वर्ष, कथन, पंक्तियां, इनको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी प्रैक्टिस करते हुए चलना है ताकि आपकी जो अभी हाल फिलहाल जो एग्जाम हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आप जो है प्रश्नों को सोल्व कर सको। तो आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा रचित निबंध है गोविंद नारायण जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार आदि इनके द्वारा रचित निबंध है। उसके अलावा बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 68 की। तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? आज्ञे जी की, मुक्तिबोध की, जयशंकर प्रसाद जी की या दिनकर की? तो काफी इंपॉर्टेंट रचना है दिनकर जी की संस्कृति के 4 अध्याय। राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि रहे हैं दिनकर जी। इनके द्वारा रचित संस्कृति के 4 अध्याय रेणुका, उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, नील कुसुम, हारे को हरिनाम आदि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित रचना है। आंसू, लहर, करुणालय जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित रचनाएं हैं। और हरी घास पर क्षण भर बावरा, हेरी, आंगन के पार द्वार आदि रचनाएं जो है आज्ञे की है। एक हमने अभी देखी थी आंगन के पार द्वार, रचना किसकी है? आज्ञे जी की। और अभी हमने देखी थी जो वन के
द्वार पर, जो कि डॉक्टर नागेंद्र जी की थी, डॉक्टर नागेंद्र और देवराज जी की। इसके अलावा ब्रह्म राक्षस की बात करें, चांद का मुंह टेढ़ा, ये दोनों रचनाएं जो है मुक्तिबोध जी की हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? तो ये किसके द्वारा रचित है? ये कथन बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काफी इंपॉर्टेंट कथन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70 की तरफ। प्रश्न नंबर 70 में दिया गया है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र आप सभी को पता है हरिशंकर परशाई जी द्वारा रचित रचना है। एक व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं हरिशंकर परशाई। व्यंग्यात्मक इन्होंने रचनाएं लिखी है, जैसे कि इनके द्वारा लिखी गई और अन्य रचनाएं जब हम देखें हरिशंकर परशाई जी की ठिठुरता हुआ गणतंत्र के अलावा इनकी अन्य रचनाएं हैं पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, निठल्ले की डायरी, प्रेमचंद के फटे जूते, भोला राम का जीव आदि जो है इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? नीलम देश की राजकन्या नामक जो रचना है वो एक कहानी विधा की रचना है। और किसके द्वारा रचित रचना है? ये जैनेन्द्र, जो कि मनोविश्लेषणवादी साहित्यकार हुए हैं, इनके द्वारा रचित रचना है। तो जैनेन्द्र की प्रसिद्ध कहानी है नीलम देश की राजकन्या, और इस कहानी संग्रह के रचनाकार जैनेन्द्र जी है। जैनेन्द्र जी द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह है फांसी, वातायन और दो चिड़िया एक रात, ध्रुव यात्रा, पाजेव, जयसंधि। इसके अलावा जैनेन्द्र जी के सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, विवर्त आदि जो है इनके उपन्यास है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मणिकर्णिका के लेखक कौन है? तो मणिकर्णिका एक दलित साहित्यकार की रचना है तुलसीराम की। और ये सभी साहित्यकार जो है ये दलित साहित्यकार हुए हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करें, डॉक्टर धर्मवीर की बात करें, या सूरजपाल या तुलसीराम, ये सभी दलित साहित्यकार हुए हैं। सभी रचनाकार दलित आत्मकथाकार है। ये जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं उनकी आत्मकथाएं देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार। मुर्दैया आत्मकथा है, 2010 में इसका प्रकाशन हुआ, तुलसीराम जी द्वारा रचित है। मणिकर्णिका भी 2014 में रचित प्रकाशित हुई और तुलसीराम जी की ही रचना है आत्मकथा संबंधी। जूठन है 1997 में ओम प्रकाश वाल्मीकि का द्वारा रचित। मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 में धर्मवीर जी द्वारा रचित। उसके अलावा तिरस्कृत 2002 की रचना है सूरजपाल चौहान की। संतप्त 2006 की रचना है, ये भी सूरजपाल चौहान की। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगी, एक बार फिर से कहना चाहूंगी भाई, वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए चले, साथ में कमेंट भी अवश्य किया करो ताकि मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 73। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो मुंशी प्रेमचंद जी को सॉरी भाई, धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद यानी प्रेमचंद नाम से सुशोभित किसने किया? पहले इसका मूल नाम था, मूल नाम यानी वास्तविक नाम, प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम क्या था? मुंशी धनपत राय श्रीवास्तव, ये आपको ध्यान रखना है। मुंशी धनपत राय जी को प्रेमचंद नाम किसके द्वारा दिया गया? तो आंसर हो जाएगा हमारा देवी मुंशी देवनारायण जी द्वारा इनको प्रेमचंद नाम दिया गया धनपत राय जी को। ये उर्दू में लिखते थे, उर्दू में रचना किस नाम से करते थे भाई? नवाब राय नाम से, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेमचंद जी के बारे में ही यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर भी
एक्सप्लेनेशन किसी दूसरे प्रश्न की यहाँ पर हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। ठीक करके मैं आपको पीडीएफ के अंतर्गत प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। जितनी भी हमारी छोटी-मोटी मिस्टेक यहाँ पर हो रही है, इनको सभी को मैं एक बार फिर से पीडीएफ में के अंदर जो है सही करके पीडीएफ को तैयार करूँगी, ताकि आप जब इसको पढ़ें अच्छे से जो है किसी भी प्रकार की जो है मिस्टेक का सामना न करने पड़े, कोई भी कठिनाई को आपको न देखना पड़े। तो सभी तथ्यों को हम जो है एक-एक तथ्यों को उनके विद सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश रहती है हमारे आंसर की एक्यूरेसी के आधार पर हो, ना कि इधर-उधर हमें कहीं पर भी देखना पड़े। तो बात कर लेते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, तो इनका जन्म की बात कर लेते हैं। जन्म है 1880 में, और कहाँ, लम्हे, वाराणसी के लम्हे जिले में हुआ था। तो ये सभी तथ्य प्रेमचंद से संबंधी आपको याद रखने हैं। आगे है प्रश्न नंबर 74, भोलाराम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन है? इसकी मैंने ऊपर भी चर्चा की थी। हरिशंकर परशाई जी द्वारा रचित ये रचना है। उसके अलावा हरिशंकर परशाई जी द्वारा रचित ठिठुरता हुआ गणतंत्र, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, निठल्ले की डायरी, प्रेमचंद के फटे जूते आदि रचनाएं हरिशंकर परशाई जी की हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 75, कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? कामरेड का कोट नामक जो कहानी है वो संजय जी द्वारा लिखी गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। और लगभग हमारे इन प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको 75 प्लस जो है हिंदी साहित्य के प्रश्न देखने को मिलेंगे, हिंदी साहित्य संबंधी, और लगभग 15 से 20 प्रश्न आपको व्याकरण से संबंधी देखने को मिलेंगे। आपके भाई टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में व्याकरण का भी अपना एक अहम रोल होता है, और साथ ही जो है 10-5 क्वेश्चन हम जो है हिंदी पेडागोजी को भी इसके अंतर्गत रखने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से हम अपने प्रैक्टिस सेट को जो है तैयार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और सभी प्रैक्टिस सेट को विद सॉल्यूशन के साथ हम करने की कोशिश करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो है मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।